नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री का नया लेक्चर आप लोग के आगे है। विश्व इतिहास का लेक्चर नंबर 2 है मेरे ख्याल से। और बहुत ही अनूठे तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पहला लेक्चर देखा था वो बहुत ही बेसिक से मैंने कराया था। इससे पहले वैसे मुझे ना रेनेसां कराना था, पुनर्जागरण, लेकिन मैंने कहा चलो हम सिलेबस को लेके ज़्यादा पहले चलते हैं। बच्चों का बहुत कंसर्न था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सर चीज़ें चले। खैर कोई नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो विश्व इतिहास में सबसे पहले शुरुआत करनी होगी हमें उस घटना से जिस घटना ने यूरोप को बदला। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो यूरोप की घटनाएं ही सब कुछ हैं भाई, बिकॉज बहुत समय तक वर्ल्ड को, यूरोप को ही वर्ल्ड माना जाता था। हम लोग तो तीसरी दुनिया के देश थे। हम लोग हो गए, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे अफ्रीका हो गया, एशिया भी मतलब उतना यूरोप की नज़रों में चढ़ा नहीं था ऊपर तक। तो खैर, तो बात होनी थी यूरोप की। तो विश्व इतिहास बेसिकली यूरोप की कहानियों से परिपूर्ण है ना। यूरोप के अलग अलग घटनाओं से परिपूर्ण है, उसके महिमा मंडन से संबंधित है। इसी विषय में हम लोग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी परीक्षा, क्योंकि बिकॉज आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में दूसरा लेक्चर है, और टॉपिक हमारा है फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस और उसकी क्रांति। ठीक है, ये बेसिकली ओवरव्यू है बच्चे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड होंगे लेक्चर 3, जिसमें कि एक ओवरव्यू का होगा जो भी हम करने जा रहे हैं, एक फैक्चुअल विद कंटेंट बेस्ड होगा, फैक्चुअल होगा एक्चुअली वो, है ना, कंटेंट तो इसमें भी होगा, और लास्ट होगा PYQ प्लस MCQ। बस इससे बाहर फिर आपका ना आना नहीं है TGT सोशल साइंस में, ये गारंटी है। और ये सीरियस वाली गारंटी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ी सी खराब है, मेरे शब्दों पे जाइएगा, वो थोड़ा आपको फायदा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस यूरोप का एक वो देश जो इंग्लैंड की तरह ही या ब्रिटेन की तरह ही बहुत शक्तिशाली था। और अगर आप 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के समय काल को देखें, 15वीं शताब्दी से ही देखें, तो इनका डंका बजता था। बहुत बड़ी नौसेना थी, या कहा जाए कि यूरोप में सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्तियाँ यही थी, जो पूरी दुनिया पर लगभग कहीं ना कहीं युद्ध में उलझी हुई थी, कहीं ना कहीं रूल कर रही थी चीज़ों को लेके। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम देखते हैं कि यूरोप में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, यूरोप में कैसे कैसे घटनाक्रम हुए, उसमें फ्रांस की घटना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसने आईना दिखाया पूरे यूरोप को, और पूरे यूरोप को रास्ता भी दिखाया, या कह सकते हैं कि एनलाइटन किया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बेसिक सी चीज पे आते हैं। बहुत सी चीजों को हम पढ़ लेते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं अगर क्रांति का मतलब क्या होता है, साधारण सी भाषा में अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्रांति का मतलब क्या होता है? तो बहुत से लोग बोले क्रांति मतलब युद्ध, क्रांति मतलब तख्ता पलट, क्रांति मतलब लड़ाई, या क्रांति मतलब किसी को हटा देना। क्योंकि अक्सर इन बातों को, इस शब्द को इन्हीं चीजों पे यूज किया जाता है। तो हरित क्रांति में किसका तख्ता पलटा हुआ था, है ना? या अलग अलग जो रेवोल्यूशन दिए गए, पिंक रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन या सिल्वर रेवोल्यूशन या व्हाइट रेवोल्यूशन, जो हम वर्ड यूज करते हैं, वो क्यों? तो क्या क्रांति का मतलब बहुत सिकुड़ा हुआ है, समझते हैं क्या, कि किसी को हरा देना या अचानक से तख्ता पलट कर देना? जी नहीं। क्रांति का वास्तविक अर्थ अगर देखा जाए साधारण शब्दों में, तो क्रांति का अर्थ होता है कि ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसकी उम्मीद नहीं थी और वो हो गई, और बहुत अचानक से हो गई, बहुत कम समय में। ऐसी घटना जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, कल्पना नहीं हुई थी, और वो हो गई। ठीक है, उसे क्रांति बोला जाता है ना। एक ऐसा इवेंट जो किसी कीमत पे हो नहीं सकता था, अज्यूम भी नहीं किया गया था, और वो हो गया अचानक से, है ना। वो चीजें बदल गई, और सिचुएशन, और उस घटना ने उस पर्टिकुलर चीज की सिचुएशन बदल दी। उसको रेवोल्यूशन या क्रांति का नाम दिया जाता है। तो जब भी आपको क्रांति वर्ड मिले तो आप ये जरूर समझिएगा कि ये घटना उस टाइम पीरियड में और उस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फ्रांस की घटना थी, हम बात कर रहे हैं 1774 के आसपास पहुंच जाइए। 1774 से लेके 1794 की इर्द गिर्द के इस काल को देखिए। 18वीं शताब्दी अपने लगभग आखिरी चरणों में थी, और उस समय क्या हो रहा था यह देखते हैं। पूरा यूरोप फ्रांस की तरह लगभग यूरोप में राजतंत्र था। आज भी यूरोप के कुछ देशों में नॉमिनल मोनार्की है, राजतंत्र है। तो जो यूरोप था, पूरी तरह से अलग अलग जो भी उसके देश थे, संस्थाएं थी, वो सब राजतंत्र में जकड़ी हुई थी। और फ्रांस भी एक मजबूत राजतंत्र के द्वारा रूल किया जाता था, जो कि ब्रूवो वंश था, है ना। ब्रूवो डायनेस्टी थी।
उसके द्वारा रूल किया जा रहा था। 1774 में 1774 में इसी वंश का एक शासक है लुई 16, है ना, या लुई 16वां भी बोलते हैं इसको हम लोग, याद रखिएगा। मतलब इससे पहले 15 लुई आए रहे होंगे, बात खत्म। ये जो 16वां उनका सीरियल नंबर था, है ना, सीधी सीधी बात है। ये शासन में आते हैं 1774 के आसपास। बड़े 20 साल की उम्र में, मुश्किल से 20 साल की उम्र थी, और बहुत ही दुष्ट थे। दुष्ट या कह लीजिए, या कह लीजिए कि नकारा थे। बिकॉज ये जिस समय फ्रांस के राजा बने उस समय फ्रांस बड़ी विपत्तियों में था। फ्रांस कई सारे बिना मतलब के युद्ध में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से फ्रांस का जो राजकोष था वो लगभग खाली हो चुका था। फ्रांस में करों की दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फ्रांस की जनसंख्या यूरोप में सर्वाधिक थी उस समय, सोच लीजिएगा। फ्रांस का जो पेरिस नगर था वो उस समय बहुत पॉपुलेटेड शहर हुआ करता था। अब इससे क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सिचुएशन बहुत अच्छी थी नहीं नए राजा के लिए। तो क्या की कोशिश की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है कि राजा कुछ ज़्यादा बेहतरी की कोशिश करे, शासन को बढ़िया से संभाले। धीरे धीरे 1775-76 तक आजीविका का संकट भी होने लग गया। अब एनसीईआरटी की लाइनों में अगर जाएंगे तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो आम जनता थी उसको खाने के लिए रोटियां तक भी नहीं मिल पा रही थी। रोटियां मतलब इंडिया में तो रोटी बोलते हैं, लेकिन यूरोप में या ऐसे देशों में जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है, ठंडे देश है, वहाँ हमारी तरह चपातियाँ नहीं बनती, वहाँ ब्रेड बनती है। इसीलिए तो रोटी को भी इंग्लिश में ब्रेड ही बोला जाता है, पाव रोटी। एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है, पाव रोटी। तो पाव रोटी तक नहीं मिल रही थी उन लोगों को, और ये एक बड़ा असंतोष का सिस्टम बन रहा था। अब ये असंतोष क्यों पनप रहा था ये थोड़ा देखते हैं। इसके पीछे जिम्मेदार थी कई और सारी चीजें। जो वहां का समाज था ना, जो फ्रांस का समाज था, अब आपको उसको देखना पड़ेगा। फ्रांस की जो सोसाइटी थी बेसिकली 3 हिस्सों में बटी हुई थी बच्चे। सबसे ऊपर थे पादरी वर्ग या चर्च बोल लीजिए, है ना, चर्च। उसके ऊपर थे एलीट क्लास या कुलीन वर्ग या धनी वर्ग या अमीर लोग, है ना, जमींदार लोग। और नीचे थे फिर ये पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, ये थर्ड स्टेट। समाज बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ था, 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये इस तीसरे में आ गए आम आदमी आ गए, है ना, इसमें कृषक, शिल्पकार, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी लोग, आम लगभग लोग, है ना। ये समाज इस प्रकार से बटा था। और यहाँ आर्थिक सामाजिक असमानता बहुत जबरदस्त थी। जो पादरी होते थे, पादरी मतलब जो चर्च के जो धर्मगुरु होते हैं, बेसिकली धर्म से जुड़े हुए लोग, ये उस समय मजबूत थे। ये वहां नहीं, पूरे यूरोप में बहुत मजबूत माने जाते थे। आज भी रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत जलवा है। तो दूसरे नंबर पे एलिट लोग, है ना। तीसरे नंबर पे ये बेचारे जो आम आदमी लोग, सिंपल से लोग, मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, ये लोग थे। अब राजा का सिस्टम क्या था, अभी सिस्टम नेक्सस थोड़ा समझिए। यहां है हमारे लुई साहब, लुई 16 अपने राजा, ठीक। इनकी एक काउंसिल होती थी, स्टेट जनरल, ठीक, स्टेट जनरल। इसमें समाज के जो तीनों वर्ग थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों के प्रतिनिधि इसमें होते थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। और वो सलाह देते थे, रूल रेगुलेशन बनाते थे राजा के नेतृत्व में, और उसके आधार पे फ्रांस का शासन काम करता था। मोटे मोटे सिस्टम इस प्रकार का था। लेकिन अभी यहाँ पे कैच क्या है कि इस स्टेट जनरल में ज्यादातर डोमिनेंस इन दोनों वर्गों का था। इन दोनों वर्गों का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह लीजिए कि जो ये लोग चाहेंगे प्रथम और द्वितीय वर्ग वाले, वही यहाँ होता था। अंदाजा देख लीजिए, इनसे कोई टैक्स, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। क्यों लगेगा? क्योंकि नियम बनाने वाले यही लोग, टैक्स देते थे सिर्फ ये लोग बेचारे, थर्ड स्टेट वाले, ठीक। वोटिंग राइट भाई लोगों के पास ज्यादा थे। वहां वोटिंग राइट पता कैसे थे? समाज के वर्गीकरण के अनुसार बटे हुए थे। फर्स्ट स्टेट को कितना वोटिंग राइट, सेकंड स्टेट को कितना वोटिंग राइट, और थर्ड स्टेट को कितना वोटिंग राइट। तो जो सबसे निचला स्टेट था उसके वोटिंग राइट बहुत कम थे इनके कंपैरिजन में। तो जब भी कोई कानून पास करना पड़ता था तो इजीली यही लोग अपने वोट से पास करा लेते थे। मतलब क्या, एक प्रकार से इनके वोट के अधिकार कुछ थे ही नहीं। तो ये जो चाहते थे राजा से वही करवा लेते थे। इससे क्या हो गया, राजा का, पादरी वर्ग का, कुलीन वर्ग का अपना एक नेक्सस काम करता था, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती थी। नीचे गरीब जनता टैक्स देगी, गरीब जनता भूखा मरेगी, गरीब जनता ही वोट भी नहीं देगी, और
सब कुछ ऐसे ही सहती रहेगी। और इसके उलट जो ये तीनों वर्ग, जो राजा और जो उच्च वर्ग के लोग थे, ये बहुत लग्जरियस जीवन जी रहे थे। पादरी वर्ग को अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छे से, पैसा था। फ्रांस की 1/5 जो लैंड था वो चर्च के पास था भाई, ठीक है। और चर्च में भी ना जो पादरी थे वो दो प्रकार के थे, उच्च वर्ग के पादरी और निम्न वर्ग के पादरी। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, तो उच्च वर्ग वाले थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे भाई, जो टैक्स का नाम था टाइड या टाइड। ये एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस टैक्स था, धार्मिक कर था जो चर्च लेता था, और ये उच्च वर्ग वाले पादरी लेते थे और लग्जूरियस जीवन जीते थे, मौज मस्त, बढ़िया मस्त। और जो ये निम्न पादरी थे, सिंपल पादरी, ये बहुत, इन्हें भोग विलास से कुछ मतलब नहीं था, ये अपना दैनिक जीवन जीते थे और बहुत शांत जीवन, साधारण जीवन, जैसे ईश्वर से अनुराग में होता है और इस प्रकार से जीवन जिया जाता है। तो ये उच्च वर्ग वाले पादरियों की वजह से ना पादरी वर्ग की बहुत नेगेटिव इमेज थी जनता में, बिकॉज ये टैक्स भी जनता, और ये टैक्स भी कौन देता था, ये थर्ड स्टेट वाले देते थे बेचारे, ठीक है। तो एक प्रकार से सामंती सिस्टम हो रखा था। अब यहाँ ये चीजें, अब इस धार्मिक टैक्स के अलावा एक टैक्स और देना पड़ता था आम जनता को, टाइल करके, ये जो सरकार को जाता था। तो ये दो तो टैक्स हो गए, पेपर में आएंगे सारे क्वेश्चन, ओवरव्यू ऐसे समझा दूंगा कि इस चैप्टर से कभी आपको डर ही नहीं लगेगा, ठीक है। ये था। अब यहाँ पे ये चीजें चल रही थी। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब लुई 16 आया तो उसमें स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, गरीबी हो रखी थी, गरीबी कहेंगे कि खजाने खाली थे, बहुत स्थिति खराब थी। तो उन्होंने बोला भैया कैसे इनकम बढ़ाई जाए। 1776 में अपने स्टेट जनरल से पूछा, भैया कुछ करो यार, इसका इनकम बढ़ाई जाए। तो स्टेट जनरल ने बोला ठीक है सरकार, मीटिंग बुलाते हैं, है ना, और टैक्स बढ़वा देते हैं। बोला बढ़ा दो। वोटिंग राइट स्टेट जनरल में तो पादरी वर्ग के पास है और कुलीन वर्ग के पास, मतलब अमीर सुल्तानों के पास है, सुल्तान नहीं बोलेंगे, अमीर सामंती जमींदारों के पास है। तो आराम से अपने ऊपर तो टैक्स लगाना नहीं है, गरीबों से टैक्स बढ़े, यही सिस्टम चलता था। अब इसका धीरे धीरे ना विरोध होना शुरू हुआ। जब आप अपने जीवन के आखिरी चरण होते हैं, जब आपके मरता कुछ ना क्या ना करता, इस समय थर्ड स्टेट की वही स्थिति आ गई थी। जो फ्रांसीसी समाज का निचला वर्ग था उसके लगभग यही स्थिति आ गई थी कि अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत 1779 का साल आता है। मैं आपको बहुत हल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं फैक्चुअल वाला जो लेक्चर होगा ना नेक्स्ट वाला होगा, जिसमें डेट्स पकड़ेंगे अपन लोग, 4 अगस्त वाली और वो 12 जून वाली, 14 जून वाली, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना आप लोग को। अभी मैं आप लोगों को इस चैप्टर समझा रहा हूँ ताकि देखते ही नष्ट हो जाए चैप्टर, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस लेक्चर से भी फंस जाएंगे आपके। वहां पे क्या हुआ, लुई 16 ने बोला ऐसा है, बैठक बुलाई जाएगी स्टेट जनरल की, है ना। तृतीयक वर्ग ने बोला कि हमारे उस बैठक में हमारी बातें भी मानी जाए, हमारे वोट को बराबर वैल्यू किया जाए। मतलब उन्होंने बोला कि हमारी बातों को सुना जाए, है ना, हमारे वोटिंग राइट बराबर किए जाएं। अब आप देखिए कि जो तीसरा स्टेट था ना, जो आम लोग थे, वो लगभग पूरी फ्रांस की आबादी का 98%, 98% लोग तो उस तीसरे हिस्से में थे, थर्ड स्टेट में, और उनके वोटिंग राइट्स ना के बराबर थे। तो विरोध तो होना ही था। इस बात को भैया नकार दिया गया। नकारेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उस स्टेट जनरल में वही ऊपर नीचे वाले दोनों लोग थे, धनी वर्ग और पादरी वर्ग, उन्होंने नकार दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको था कि हमारी बात बनी रहे, खून नहीं छोड़ना था वहां से, और मस्ती में यहाँ पे आराम से जीवन काटना था। जब ये बात लगी कि अब ये बात मानी नहीं जाएगी, तो थर्ड स्टेट ने एक प्रकार से टेक्निकली 1779 में विद्रोह स्वरूप रुख अख्तियार किया और बोला अब हम इस बैठक का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, जाओ। और इन्होंने अपनी अलग से बैठक बुलाई। एक इंडोर स्टेडियम था टेनिस का, टेनिस कोर्ट, टेनिस का मैदान, है ना। फ्रांस में आज भी टेनिस बहुत अच्छा होता है, रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन होता है ना। तो यहां इन्होंने बैठक बुलाई, डेट को भूल जाइएगा प्लीज। यहां बैठक बुलाई और इस बैठक में थर्ड स्टेट के लोग थे। इसके साथ साथ फ्रांस से प्यार करने वाले उच्च वर्ग और पादरी वर्ग के भी कुछ प्रभुशाली लोग थे, जो कि इनका साथ देते थे, जो वास्तविक रूप से फ्रांस को ठीक करना चाहते थे। और इन्होंने ये सम्मेलन किया और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, एक नया संगठन, नया स्वरूप, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। बोला हम हैं नेशनल असेंबली और हमारी बात मान के, नेशनल असेंबली मतलब राष्ट्रीय विधायिका, ठीक है ना। बोला अब हमारी बात ना राजा को माननी पड़ेगी, भैया जनता भी तो हम ही हैं, ठीक है। और इसका इतना भयंकर प्रभाव पड़ा कि इसके प्रभाव दिखने लग गए।
बास्तील के किले और वो सब कैसे ढहे वो बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी हम चलते हैं सीधी सीधी लाइनों में। इस घटना ने हिला के रख दिया इस शक्तिशाली स्वरूपों को जो बहुत समय से एंजॉय कर रहे थे, और जनता को पहली बार यह आभास हुआ कि हम चीजों को बदल सकते हैं। तो 1779 से लेके 1771 तक 2 साल में इस संस्था ने अपनी ग्रिप मजबूत की और संविधान का निर्माण किया, अपने पहले मानवाधिकार या ह्यूमन बिल ऑफ राइट्स डेवलप किए, है ना। और लुई को बोला कि अब इस संविधान के तहत आपको शासन चलाना होगा। तो 1791 में नेशनल असेंबली जो तृतीयक वर्ग ने बनाई थी 1 में, फ्रांस पहला संवैधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र कैसे संविधान बना दिया? नेशनल असेंबली ने। और राजा को बोला कि सुनो लुई, अब तुमको इसी नियम से राज करना है। वो नियम में बहुत सारी चीज थी, समानता की बात कही गई थी, बिल्कुल जिसकी नीड थी। वोटिंग राइट्स बोले सबको बराबर मिलेंगे, कोई किसी वर्ग का हो सबको वोट देने का अधिकार मिलेंगे, बशर्ते वो टैक्स देता हो। अब बड़े वाले लोग, पादरी लोग और ये एलिट तो टैक्स देते नहीं थे, अब टैक्स सबको देना होगा तभी सबको वोटिंग राइट मिलेगा। 25 साल की एज निर्धारित की कर दी गई कि 25 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होगा जो टैक्स देता होगा, एटलीस्ट अपनी सैलरी, अपने 1 महीने में 3 दिन के वेतन के बराबर एटलीस्ट टैक्स अगर देता है ना, तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, वोटिंग राइट इक्वल के। वुमेन्स को भी वोटिंग राइट नहीं था। देखो आप, वुमेन्स को वोटिंग राइट तो 20वीं शताब्दी में गया है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति बताऊंगा क्या रही थी। तो और उसके बाद ये चीजें संवैधानिक स्वरूप लेना तैयार करती गई, और यहाँ जो आपका शासक था वो कमजोर होता गया। लुई का ग्राफ गिरने लगा, राज्य में अराजकता का माहौल फैलने लगा। बिकॉज जब राजा कमजोर होता है तो चीजें बदलती हैं। इसी अराजकता के दौर में आपको देखिए, क्रांति में बहुत बड़ा योगदान होता है यूथ का, क्रांतिकारी विचारों वाले लोगों का। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, एक संगठन इसी दौरान बन के उभरा जनता के बीच में, जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। ठीक है ना भाई, ये बड़ा क्रांतिकारी विचारों वाला संगठन था। 1792 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चे, और इसका हेड था मैकमिलन रॉबेस्फेयर। ठीक, इन्होंने बोला हम लोग शासन करेंगे। इन्होंने खुद को जनता का प्रतिनिधि प्रदर्शित किया, और उस समय जो फ्रांस की आम जनता थी वो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो चुकी थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो चुकी थी। और 1793 में लुई के ऊपर केस चलाया गया है, लुई मतलब किंग के ऊपर, और उसे मृत्युदंड दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। देखिए कितना बड़ा घटनाक्रम इसी जैकोबियन क्लब के रीजन के दौरान। जैकोबियन क्लब का शासनकाल मात्र 2 साल का था। अब आप कहोगे इतना खुशहाली से चीजें शुरू हुई थी, अरे कैसे कर दिया? जैकोबियन क्लब ने सबसे पहले तो चर्च को लिमिट कर दिया, चर्च के खर्चे कम कर दिए, बहुत सारी चीजें की। इतना सख्त शासन कर दिया कि जो इनके ही फॉलोवर्स है वही डर गए, बोले बाप इससे बचे, फिर इनसे फंस गए। उनको लगा कि लुई को हटाना जरूरी था, लेकिन लुई के बाद इतना सख्त शासन की वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। कई बार हम ना अति राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़ जाते हैं कि सब कुछ एकदम ही बढ़िया कर देना है, ऐसा बढ़िया कर देना है कि तोड़ देनी है गर्दन, है ना, सख्त कर देना है। तो इससे जनता में आक्रोश फैल गया। जनता इनके शासन को स्वीकारने में असफल रही है। असफल क्या कहेंगे, बल्कि भैया मन हाथ जोड़ लिए, भैया तुम राज नहीं कर सकते। तो 1794 में जैकोबियन क्लब का शासन खत्म कर दिया गया। ठीक है, नेशनल असेंबली के द्वारा। और जो उनका हेड था मैकमिलन रॉबेस्फेयर, भैया उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या होता है? फांसी लगाने का तरीका होता है दूसरा। जैसे कि जानवरों को नहीं यहाँ लगा देते हैं मशीन, है ना, नीचे खांचे पे, ऊपर से फरसा आके गिरता है और वो गर्दन कट जाती है। तो रॉबेस्फेयर भाई साहब को भी मार दिया गया। 1794 के बाद फ्रांस में अस्थिरता डेवलप हो गई। मतलब देखिए, जब हेडलेस हो जाता है ना देश, तो उसमें बहुत इन चीजें दिमाग में घूमती है कि कौन शासन करेगा। हर चीजें सही लगती हैं, हर चीजें गलत लगती हैं। तो फ्रांस उसी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। उस समय नेशनल असेंबली ने बोला कि ऐसे काम नहीं बनेगा, अब हमें कुछ समुचित रूप से एक संगठन के रूप में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इसके तहत उन्होंने 5 सदस्यों का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसे डायरेक्टरी बोला गया। क्या बोला गया? डायरेक्टरी। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको डायरेक्टरी ही बोला जाएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी मजा आएगा।
डायरेक्टरी बनी, है ना, एक नेशनल असेंबली में से संगठन बना और उस डायरेक्टरी को शासन चलाने का कार्य मिला। डायरेक्टरी ने शासन करना शुरू किया, लेकिन चीजें ना हो नहीं पा रही थी क्योंकि महत्वाकांक्षाएं, कई सारी व्यवस्थाएं सामने आ रही थी। तो जब ये डायरेक्टरी भी कमजोर पड़ने लगी तो चुपके से एक जैकोबियन क्लब का एक पूर्व लड़ाका था, सैनिक रहा हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट निकल के आता है, रोम द्वीप की राजधानी जाजियो में पैदा हुआ एक व्यक्ति जो शानदार लीडरशिप क्वालिटी से इनबिल्ट था और बाद में फ्रांस का एक महान शासक बना। एक महान फ्रांस की कल्पना के साथ उसने यूरोप के कई देशों को ही ठोक दिया। वो मतलब फ्रांस को कि महान फ्रांस बनाएंगे, ना राष्ट्रवाद की भावना जगाई और कैसे उसने रूल किया, बड़ा रूल किया। और उसने फ्रांस एक प्रकार से सैनिक तानाशाह हो गया वो, है ना। फ्रांस एक प्रकार से कुछ समय के बाद तानाशाही में चला गया नेपोलियन की। और फिर उसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना एक सिविल कोड भी ले आया, अपना संविधान लेके आ गया। फिर 1815 में उसकी युद्ध में हार होती है, चीज़ें बदलती हैं, संधियाँ होती हैं। उसके बाद फ्रांस कैसे सिचुएशन में आता है और वो ऐसी फिर चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं और इस घटना का पूरे यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये छोटा सा ओवरव्यू था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। आपको इसी कंटेक्स्ट के दौरान रहना है, इतने में रहना है। बस आपको मैं कुछ चीज़ें रटा दूंगा, रट लेना, चैप्टर गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ओवरव्यू अगर समझ में आ गया तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का आएगा इसके कंसेप्ट को लेके, देन एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे तो मुझे थोड़ा दुख होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।